19 जनवरी को एक व्यक्ति की लाश उसके घर से निकलती है। उसके शव बेड पर मिलता है। पति की शव को बेड पर देखते ही उसकी पत्नी, जिसका नाम शबाना होता है, वह चीख-चीख कर रोने लगती हैं। अपने घर वालों को बुलाती हैं कि उसकी पति की मौत हो गई है, जबकि वह रात में अपने पति के पास ही सोई हुई थी और सुबह वह उठ ही नहीं रहा था। वह अपने पति को झकझोरती हैं, उसे उठाने की तमाम प्रयास करती हैं, लेकिन वह नहीं उठता है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी होती है। और फिर पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ये इन्फॉर्मेशन शबाना के भाई की तरफ से दी जाती है। हालांकि वह इसमें मौत नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताता है, जबकि पत्नी लगातार रोए जा रही थी। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं। शव देखा जाता है तो पुलिस वालों को भी लगता है कि नहीं, यह तो नेचुरल डेथ है, क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल सोया हुआ है और उसके आसपास या फिर उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान भी नहीं दिख रहा था जिसकी वजह से माना जाए कि उसकी हत्या की गई हो। इसके बाद शबाना अपने पति की पैंट वगैरह को टटोलती हैं। जेब में जब हाथ डालती हैं तो उसमें से कुछ रैपर निकलते हैं और वो रैपर होते हैं शक्तिवर्धक गोलियों के। अब इस रैपर को अब पुलिस वाले के सामने खोलने लगती हैं। अब पुलिस वाले देखकर चौकन्ना हो जाते हैं। वह हैरान रहते हैं कि आखिर जेब से यह शक्तिवर्धक गोलियां कैसे आई। पुलिस वाले उसे देखते हैं तो पत्नी बताती है कि यह रात में ऐसे गोलियां लेकर आए थे और यह गोलियां खाए भी थे। मैंने इनको मना भी किया था लेकिन इनका मन नहीं मान रहा था। पुलिस वाले पूछते हैं पत्नी से आखिर क्या कुछ हुआ था और इससे पहले क्या ऐसी कोई आदत थी। तो शबाना बताती है कि आदत थी क्योंकि शारीरिक तौर पर यह कमजोर थे। पुलिस वाले के सामने एक तरीके से पूरी बातें बताती हैं अपने पास्ट की, लेकिन मारपीट बहुत करते थे। यानी बात बात पर गुस्सा हो जाना, मारपीट करना, लेकिन शारीरिक कमजोरी भी थी। तो यह शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आए थे और कल भी ये लेकर आए थे। बहुत ज्यादा रैपर लेकर आए थे, लेकिन 7-8 गोलियां इनके जेब में अभी भी पड़ी है। अब पुलिस वाले पहली दफा में ही समझ जाते हैं कि यह तो मामला ओवरडोज का है। यानी जो ये शक्तिवर्धक गोलियां हैं उसको ओवरडोज आबिद ने ले ली है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद शव वगैरह को पंचनामा किया जाता है। उसके बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाता है। लेकिन जो परिजन हैं, जो आबिद के घर वाले हैं, माँ बाप हैं, चाचा चाची हैं, उनके सबको भरोसा नहीं होता है और उन्हें ना जाने क्यों अपनी बहू पर ही शक होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक पति जब एक्सपायर होता है, जब उसकी मौत होती है, तो पत्नी का रिएक्शन जिस तरीके से उन्हें नजर आता है, अपनी बहू का रिएक्शन उस हिसाब से उन्हें नहीं लग रहा था। उन्हें लगता है कि वह मगरमच्छ के आंसू रो रही हैं। अब पुलिस वाले घर वालों से भी पूछताछ करती हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करती हैं कि क्या उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि पुलिस वाले इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके बेटे की मौत शक्तिवर्धक गोलियों की वजह से हुई है। हाल फिलहाल में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं। कानपुर में ये घटना हुई थी, इसके अलावा एक ग्वालियर में घटना हुई थी। तो पुलिस वाले समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो परिजन हैं वह कहते हैं कि नहीं, मुझे यह हत्या लग रही है और मुझे किसी और पर शक नहीं बल्कि मेरी बहू पर भी है। अब पुलिस वाले पूछते हैं आखिर आपकी बहू पर शक आपको क्यों हो रहा है। तो वह बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही इसने अपने बेटे को अपने मायके भेज दिया, यानी उनकी ननिहाल भेज दिया, और हम लोग मना कर रहे थे लेकिन ये नहीं मान रही थी। उसी दौरान हमें शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आबिद मारपीट करता था, यह सत्य है, लेकिन वह ऐसा नहीं था जिस हिसाब से मेरी बहू बताने की कोशिश कर रही है। पुलिस वाले उसी दिन बहू को गिरफ्तार करते हैं, यानी शबाना को गिरफ्तार करते हैं, उसे थाने ले जाते हैं और वहां पर पूछताछ होती है। लेडीज कांस्टेबल उनसे पूछताछ करती हैं। इस दौरान उसकी जो बातें थी वह गोल मटोल थी। अब पुलिस वाले कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी ने तो कह दिया है कि पति के साथ वो कल रात थी और वह शक्तिवर्धक गोलियां भी लेकर आया था। तो कुछ पुलिस वालों का मानना था कि यह तो सही बोल रही हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले को संदेह था। अब 2 दिन बाद 22 तारीख को एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दिखाया जाता है कि उसकी मौत हुई है आबिद की, उसकी मौत नेचुरल या फिर शक्तिवर्धक गोलियों की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबाने से मौत हुई है, यानी वह हत्या थी। अब पुलिस के शक की सुई परिजनों के कहने के अनुसार ही उसी औरत पर जाती है, यानी पत्नी पर जाती है। और दूसरे तरीके से उससे पूछताछ होता है, क्योंकि नॉर्मल बातचीत में वह अपने आप को
मनगढ़ंत स्टोरी के जरिए लगातार बचाई जा रही थी। जब लेडीज कांस्टेबल पूछताछ करती हैं तब वो कहती हैं कि हाँ, हत्या मैंने की है, क्योंकि यह मेरे साथ हर दिन मारपीट करता था। इसको शारीरिक कमजोरी भी थी, यह किसी लायक नहीं था और मैं इतने सालों से इसे झेल रही थी। मेरा 10 साल का एक बेटा है, लेकिन यह किसी काम का नहीं था। बस ये सिर्फ शक करता था, मारपीट करता था। लेडीज कांस्टेबल पूछती हैं कि आखिर फिर तुमने ऐसा क्यों किया और किसके साथ ये सब किया? तो उसमें खुलासा होता है कि जिस रात शक्तिवर्धक गोलियों का जिक्र हो रहा था, यानी 19 तारीख को, उसी दिन उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। और ये बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि 20 साल का छोटा एक लड़का है जिसका नाम रेहान है और यह उन्नाव का रहने वाला है। मौत से 1 साल पहले रेहान की मुलाकात फेसबुक के जरिए शबाना से हुई थी। उस दौरान शबाना ने अपनी जवानी की फोटो लगा रखी थी और वो लड़का देखता है और वह पागल हो जाता है। शबाना को मैसेज करता है, उनके बीच बातचीत होती है और बातचीत के दौरान शबाना को लगता है कि अब ये लड़का उसके साथ इंटरेस्टेड है, तो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिस दिन आबिद घर पर नहीं होता है उसी दिन शबाना रेहान को बुला लेती है। उसके बाद इन दोनों में प्रेम संबंध बन जाते हैं। अब धीरे धीरे ये रोजाना मुलाकात जारी रहती है। अक्सर रेहान का कानपुर आना जाना लग गया। अब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने उस रात हत्या कैसे की? शबाना बताती है कि उस दिन उस रात को ठीक ऐसा ही हुआ। जब पति घर लौट रहे थे तो शबाना ने बड़े आराम से, बड़ी दिलचस्पी के साथ बातचीत की अपने पति से और कहा कि आज ज्यादा गोली लेकर आना। और पति को लगा कि पत्नी खुश है, इस वजह से वह 8-10 गोली की रेपर लेकर आता है, जिसमें से कुछ यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे ही जेब में पड़े हुए रहते हैं। अब कुछ रात होती है, तभी एक लड़का जिसका नाम रेहान है वो घर में एंट्री मारता है। एंट्री के साथ ही वह शबाना से मुलाकात करता है। इसी दौरान जो आबिद है वह बेड पर सो रहा होता है। रेहान के साथ एक और लड़का आया होता है जिसका नाम विकास होता है और विकास रेहान का दोस्त होता है। अब शबाना उससे भी मुलाकात करती है, उससे भी बातचीत करती हैं और उसके बाद प्लान बनाता है कि आखिर आबिद को रास्ते से कैसे हटाया जाए। शबाना तुरंत अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर रेहान को देती हैं। रेहान इसमें से कुछ पैसे अपने दोस्त को विकास को देता है और कहता है कि तुम्हें अब मेरे साथ कुछ करना होगा। विकास ने भी हामी भर दी। इसके बाद जो शबाना है वो अपने पति के सीने पर बैठ जाती हैं और उसका गला घोंट देती हैं। इसी दौरान रेहान और विकास उसके हाथ और पैरों को जकड़े रहते हैं। वह कुछ बोल भी नहीं पाता है और अपना दम तोड़ देता है। और फिर सुबह वह रोने की नाटक स्टार्ट कर देती हैं। रोने के नाटक के साथ ही वह सोच लेती है कि दवा की ओवरडोज में बता दूंगी और ऐसे बीच में बहुत सारे केसेस हुए हैं तो पुलिस फाइल बंद कर देगी और आराम से वह बच निकलेगी। फिर वह अपने रेहान के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अब रेहान और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि मामले में कोई और नया मोड़ हो सकता है। पुलिस काफी मुशक्कत के बाद विकास को भी गिरफ्तार कर लेती है, जो 2-3 दिन से फरार चल रहा था। विकास दिल्ली का रहने वाला है। उसने पैसे की लालच में अपने दोस्त का साथ दिया और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। एक ऐसा इश्क जिसकी ना कोई शुरुआत हुई और ना ही कोई अंत हुआ। वह इश्क मध्य धार में ही फंस कर रह गया। और यह इश्क नहीं बल्कि इसे दिमाग की खुरपात बोल सकते हैं। आप जो भी इसे नाम दे सकते हैं। कहते हैं जिंदगी में विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है, जो अगर कभी गलती से टूट जाता है तो वह फिर कभी जुड़ता नहीं है। और अगर इसे जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो लाख कोशिश के बाद अगर जुड़ता भी है तो एक गांठ बना लेता है। तो जिंदगी में विश्वास अगर किसी से है, किसी पर है, तो उसे बना कर रखिए, उसे तोड़िए मत, क्योंकि यह विश्वास ही आपकी जिंदगी की शुरुआत है, जिंदगी की सफलता है और जिंदगी का अंत भी है। तो दोस्तों, यह था आज की कहानी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई सच्ची कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।